केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा हो गया, लेकिन इससे मध्य प्रदेश को क्या मिला? किसका बढ़ा रुतबा, किसका घटा कद? तो क्या राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना कद और पद बढ़ाने में कामयाब रहे? हालांकि कैबिनेट में डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने भी जगह पाकर एक नई सियासत कर दी, पर बड़ा सवाल ये कि प्रहलाद पटेल स्वतंत्र प्रभार से राज्य मंत्री क्यों रह गए? गर्दावर मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के हाथ से ग्रामीण विकास मंत्रालय निकल जाना और केवल कृषि मंत्रालय रह जाना आखिर क्या इशारा करता है? ये सियासी चर्चा का विषय है, लेकिन बीजेपी के लोग तो खुशियां मना रहे हैं। सभी को बधाई। सम्मानित मंत्रियों को, माननीय सिंधिया जी को महत्वपूर्ण विभाग मिला। प्रदेश का काफी लाभ होगा। हमारे दतिया सहित हमारे यहाँ भी हवाई पट्टी है, इसलिए मुझे बहुत उम्मीद है उनसे। मध्य प्रदेश में भी सिंधिया जी का जैसा विकास के मामले में रहता आया है, विकास के पक्षधर वो हमेशा से रहे। विकास ही उनका मूल आधार रहता है, विकास की ही हमेशा उन्होंने बात की। बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, 7 बार के लगभग सांसद हैं वो। पहले भी केंद्र में मंत्री रहे, अब कैबिनेट के मंत्री बने। दोनों मंत्रियों से प्रदेश को बहुत लाभ होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में बनी है, फायदा और फायदा, देश का फायदा इसी विचार करती है। और देश का फायदा इसमें है कि युवा आगे आए, नई ऊर्जा के साथ, नई तकनीकी के साथ जो सोच रखने वाले लोग हैं वो आगे आए, और उस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। मंत्रिमंडल के विस्तार में आपने देखा होगा कि बहुत सारे चेहरे, नए युवा चेहरे, टेक्नोक्रेट, जो नए प्रकार से देश को आगे ले जा सकते हैं, बदली हुई परिस्थितियों में जो काम कर सकते हैं, उस प्रकार के लोगों को आगे लाए हैं। कैबिनेट में 36 नए मंत्री बने। चर्चा सबसे ज्यादा नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया की है। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह वही नजर आ रहे हैं, पर कांग्रेस को इसमें कुछ और नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के साथ तो धोखा हुआ है। मध्य प्रदेश का धोखा इसलिए हुआ है कि एक दलित नेता थावरचंद गहलोत को हटा के और महाराजाओं को कुर्सी दी गई। दूसरा धोखा हुआ है कि प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे कद्दावर नेताओं का कद पर कतर दिए गए। स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे और उन्हें राज्य मंत्री कैबिनेट के अंतर्गत कर दिया गया है। तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के साथ तो धोखा है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो मध्य प्रदेश के अंदर भी जिस प्रकार से भाजपा को जनता ने इतना बहुमत दिया, इतने सांसद चुने, तो उम्मीद थी कि यहाँ भी 10-11 मंत्री होना थे, लेकिन कुल अभी भी 6 मंत्री हैं। तो धोखा है मध्य प्रदेश के साथ। मोदी कैबिनेट में कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली है। अब सामने कई चुनौतियां भी हैं, लेकिन बड़ा सवाल, नई ताजपोशी से क्या प्रदेश के सियासी समीकरण बदलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा विस्तार के प्रभाव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। मोदी कैबिनेट के जम्बो विस्तार का क्या होगा प्रभाव? कैबिनेट विस्तार के पहले हुए फेरबदल के क्या मायने? क्या सिंधिया के बड़े कद से विपक्ष परेशान? क्या विस्तार के साथ टीम मोदी मिशन 24 के लिए तैयार? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका स्वागत है। बहुप्रतीक्षित केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जवाबदेही मिली। कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्होंने मोदी जी की नई टीम में अपनी जगह बनाई, शपथ ग्रहण किया और अब वो एक नई उड़ान के लिए तैयार है। कांग्रेस को इसमें पर कटे हुए नजर आ रहे हैं कुछ नेताओं के, और कांग्रेस कह रही है कि सिंधिया जी को नवाजने के लिए उनके भारतीय जनता पार्टी के कुछ खास नेताओं का पदो उन्नति की जगह पदो अवनति की गई, उनका पदो अवनयन किया गया और मध्य प्रदेश के साथ धोखा हुआ है। कुल मिलाकर कांग्रेस खुद के साथ, जो कांग्रेस के साथ कांग्रेस कहती है हमारे साथ धोखा हुआ है, उस धोखे से उबर नहीं पा रही है और भारतीय जनता पार्टी के इस नए मूव पर कांग्रेस को
इस नए कदम पर कांग्रेस को अचरज तो होना था। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मध्य प्रदेश से वाबस्ता हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में वो एक समय मुख्यमंत्री चेहरे के दावेदार थे कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के चुनाव अभियान के वो 2 बार प्रभारी रहे हैं। उन्हीं के कमान से चुनावों के तीर छोड़े गए और जब कांग्रेस ने जगह बनाई तो वो मुख्यमंत्री तो नहीं बने, लेकिन मुख्यमंत्री के कोप का भाजन जरूर बने। उनसे कहा कि सड़क पर उतर जाओ, वो सड़क पर उतर गए और अब भारतीय जनता सड़क पर चलते चलते वो भारतीय जनता पार्टी की दहलीज तक पहुंचे और अब वो एक फ्लाइट के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद के तौर पर सिंधिया जी की ये उड़ान कितनी ऊंची जाएगी देखना दिलचस्प रहेगा। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं चिंतामण मालवीय जी, उपाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। रामकिशोर दोगने जी, पूर्व विधायक कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। रंजन श्रीवास्तव साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। रामकिशोर जी, आपको क्यों लग रहा है कि धोखा हुआ है? नवीन जी, धोखा तो मंत्रियों के साथ ही हुआ है। जो पुराने लोग थे, जो पुराने सांसद थे, उन लोगों को जगह नहीं मिलकर एक नए धोखा क्यों लग रहा है आपको सिंधिया जी? अगर वो बन गए हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री, तो आपको धोखा क्यों लग रहा है? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है। आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ धोखा हुआ है, उसमें भी अब आपको तकलीफ है। आपके साथ धोखा हुआ था, वहां तक ठीक था, अब हर जगह आप धोखे क्यों देख रहे हो? जी, ये धोखेबाज हर जगह धोखा ही देते हैं। और आगे चल के देखिए, जिस बेचारे कृष्णपाल सिंह यादव जिन्होंने इनको हराया था, वो बेचारा हाशिए पे आ गए हैं। उनको भी कोई छोटा मोटा विभाग दे देते तो ठीक, अच्छा रहता, अगर पार्टी के बारे में सोचते हैं ये तो। पर इन्होंने तो एक आदमी जो गद्दारी कर अगर गए हैं और उनको नवाजा गया है, तो एक तरह से जनता के साथ धोखा हुआ है। पार्टी के साथ तो जो हुआ वो हुआ है, पर जनता के साथ धोखा किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, तो ये सबसे बड़ी बात है। जी चिंतामणि जी, बहुत चिंता है इनको आपकी। कह रहे हैं आपके जो पुराने लोग हैं उनके साथ धोखा हुआ है, कुछ लोगों के पर कतरे गए हैं, कुछ लोगों को डाउन किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस बहुत हतोत्साहित है और मुझे लगता है कि बड़ा अभी खराब स्थितियों में कांग्रेस है, नेतृत्वहीनता की स्थिति में कांग्रेस है। और जिस तरह महाराज ने सत्ता परिवर्तन में सहयोग करके और सबको जितवा भी लिया और भारतीय जनता पार्टी की एक वो अच्छे बहुमत की सरकार बन गई और केंद्र में भी बढ़िया मंत्रिमंडल बन गया, तो अब कांग्रेस के पास कहने को कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी अब उन्हें कुछ तो कहना ही है, तो कहेंगे कि धोखा हो गया, छल हो गया। सबसे बड़ा धोखा तो आपने किया है कि भाई झूठ बोल करके अपनी सरकारें बनाई मध्य प्रदेश में और फिर उसके बाद धोखा दिया अपने जनता को। आप बराबर आपका केंद्रीय नेतृत्व तो धोखा देता है, बराबर जो है वो आप सोनिया गांधी को आप अध्यक्ष बनाए हुए हैं, आप चुनाव नहीं करा रहे हैं संगठन के, दूसरे लोगों को अवसर नहीं दे रहे हैं, युवाओं को आपने उपेक्षित कर रखा है। तो आपको वास्तव में धोखा तो आप दे रहे हैं इस देश के लोकतंत्र को, इस देश की जनता को। कांग्रेस में आंतरिक चुनाव नहीं हुए, सालों हो गए कांग्रेस में कोई आंतरिक चुनाव नहीं हुआ, नीचे से लेकर के ऊपर तक बस मनोनयन चल रहा है। तो धोखा तो आप दे रहे हो जनता को, लोकतंत्र को, और हर दृष्टि में आप करते कुछ है, कहते कुछ है और डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस का रहता है। तो ऐसा कौन सा विषय है? धोखेबाज तो कांग्रेस है। जी, आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हमारे साथ चर्चा में रंजन श्रीवास्तव साहब हैं। रंजन साहब, सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी ने सजदा किया है और कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों के साथ धोखा किया है। सिंधिया जी को राज्यसभा सांसद के तौर पर पहले उन्होंने राज्यसभा भेजा, फिर आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के तौर पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय में उनको जगह दी, इतना महत्वपूर्ण प्रभार दिया। कांग्रेस अब बहुत उसका बारीक विच्छेदन कर रही है कि किसका कम ज़्यादा किया है। ये जो एडजस्टमेंट है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग कहीं ना कहीं हाशिए पर हैं और ये ठीक नहीं है, उनके साथ धोखा हुआ है। आप इसको किस दृष्टिकोण से देखेंगे? देखिए,
प्रधानमंत्री का नवीन जी एक प्रेरोगेटिव है, और किसको मंत्री रखते हैं किसको नहीं रखते। ठीक पहली बात तो है, जब उनको राज्यसभा मेंबर बनाया गया था सिंधिया जी को, तभी लग रहा था कि देर से जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, प्रिंसिपल होगा तो उनको लिया जाएगा, ये तो क्लियर था। भाजपा ने उनकी मदद से सरकार बनाई यहाँ पे, जो कि एक समय असंभव लग रहा था। उनके लोग भाजपा में आए, सरकार बनी, तो उसका रिवार्ड दिख रहा था, पहले राज्यसभा मेंबर फिर मंत्रिमंडल। रहा बात, कई जगह बात कही जा रही है, वो जो हराया केपी यादव ने, उनको नहीं बनाएगा, तो दोनों कदम भारी अंतर है। देखिए, जीत हार से आप उसका कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिंधिया की कई बार के लोकसभा मेंबर रहे हैं, पहली बार राज्यसभा गए हैं, तो उनका कद है, तो उसके हिसाब से बीजेपी ने एडजस्ट किया। नंबर 1। नंबर 2 है कि जो कांग्रेस लगातार कहती थी कि उनको जो भी पार्टी में, भाजपा में कोई बाहर से आता है कांग्रेस से, उसको हाशिए पे डाल दिया जाता है, उसका सम्मान खत्म हो जाता है, वह कहीं क्या नहीं रहता। तो भाजपा ने एक कैलकुलेटेड मैसेज दिया है, जो लोग भाजपा ज्वाइन करना चाहते हैं या जो भाजपा में दूसरे दल से आए हैं, कि ऐसा नहीं है, अगर आप में कद है, आप में वो मद्दा है, वो स्टेचर, हम आपको जगह देंगे, और उनको जगह मिली। आपको हम लोग सभी देख रहे हैं कि उनकी निगाह भाजपा की पायलट पे है राजस्थान में। तो ये जो बात चल रही थी कांग्रेस द्वारा कि नहीं, जो भी, और बहुत हद तक सही भी थी, जो भाजपा ज्वाइन करते थे उनका महत्व नहीं रहता था, तो उनको कैबिनेट मिनिस्टर रैंक दे करके उस मिथ को या उस परसेप्शन को भाजपा ने खत्म करने की कोशिश की। मैं इसे ऐसे देखता हूँ जी। रामकिशोर जी, जो व्यक्ति दोगुने स्ट्रेचर का था, उसको चौगुनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। आपके यहाँ तो कद और पद में तो आपके यहाँ हीला वाली हो रही थी, आपके यहाँ उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। जब वो कह रहे थे कि अगर मेरी जनता की बात नहीं सुनी तो मैं सड़क पे उतरूंगा, आपने कैसे कहा उतर जाइए, तो सब कुछ सड़क पर ही आ गया है। तो जब आप कद और पद के साथ न्याय नहीं करेंगे तो फिर अपने लोगों को कैसे रोकेंगे? उसके बाद भी लगातार कांग्रेस से लोग खफा हैं, जा रहे हैं, आपस में देख ही रहा है। अभी बिंद के बारे में जो अजय सिंह, राहुल भैया और कमलनाथ जी के बीच की जो वार्ता है, तो अब पछताए होत का चिड़िया चुग गई खेत वाली स्थिति तो नहीं है आपकी? नहीं नवीन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, और सिंधिया जी को सब कुछ कांग्रेस ने दिया। और आज आप देखिए कि जिस समय सांसद बनाया, जब वो उनकी राजनीतिक शुरुआत हुई थी और तब से सांसद बने आ रहे थे, मिनिस्टर भी बनाया, और उसके बाद उनको चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन भी बनाया, तो हमेशा सम्मान दिया। ऐसा कोई बात नहीं है कि उनको सम्मान नहीं दिया गया। उसके साथ वो दगा करके अगर पार्टी के साथ गए हैं तो सामने वाली पार्टी को सोचना चाहिए। जैसे मालवीय जब भी बोल रहे थे, मैं तो उन्हीं से बोलना चाहता हूँ कि आपने टिकट काट के फिरोजिया जी को दे दिया, आपको भी धोखा, आपके साथ भी पार्टी ने धोखा किया है, आप उसको भी सोचो, आपने काम किया है। तो उसके साथ मेरे को राकेश सिंह है, यहाँ बड़े सीनियर सांसद है, आपके गणेश सिंह है सांसद, आपके कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने पूरे टाइम मेहनत की बंगाल में और सब जगह घूमते रहे, हरियाणा में सरकार बनाई, और आज उनको भी हक अधिकार नहीं मिला उनको। तो आप अपनी पार्टी को देखें, कांग्रेस में तो सब कुछ मिलता है और सब देते हैं, समय समय पर सब मिल रहा है, ये इस चीज से नहीं समझे। आप सोचते हैं कि 7 साल सरकार चला ली हमने तो हम बहुत बड़ा 30 बार का बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस भी 70 साल का अनुभव लेकर चल रही है, 70 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई है। तो ये नहीं सोचे कभी भी कि ऊपर नीचे नहीं हो सकता, ऊपर और नीचे ये साइकिल है, राजनीतिक साइकिल है, ऊपर नीचे होती है, चलती रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी क्या, आपका क्या है जो घूर्णन गति है ना, जैसे पृथ्वी 365 दिन मतलब 364 दिन और 24 घंटे में एक, वो 6 घंटे में एक पूरा सूर्य की परिक्रमा लगाती है, ऐसा थोड़ा आपकी जो घूर्णन गति है, आपका जो पहिया है उसमें वो हार वाला पॉइंट जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, घूर्णन गति थोड़ी स्लो है आपकी। होगा नवीन जी, अभी देखिए, मैं इनसे मालवीय से पूछना चाहता हूँ कि पेट्रोल और डीजल के रेट इतने क्यों बढ़े हुए हैं, महंगाई क्यों बढ़ी हुई है, बेरोजगारी क्यों है? ये आपने सरकार चला रहे तो ये समस्या का समाधान हो रहा क्या? आप देख रहे हैं कोरोना की स्थिति क्या रही है, लोग पैदल चले हैं, तो ये सब परिस्थितियां जनता समझती है, और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, वही निर्णय देती है।
आप ये नहीं सोचे। तो ये कौन सी अभी जो 28 विधानसभा के उपचुनाव हुए, ये क्या युगांडा में हुए थे? ये भी तो यहाँ की जनता की अदालत है। नवीन जी सरकार चुनाव लड़ती है। अरे मैं ये कह रहा हूँ सिंधिया जी और सिंधिया जी की टीम, सुनो तो मेरी बात तो सुनो दोगने जी। सिंधिया जी और सिंधिया जी की टीम जो है जब भारतीय जनता पार्टी में गई तो जनता की अदालत में ही गई थी। ऐसा तो नहीं है कि युगांडा से सेलेक्ट होके आए कि नहीं अब ये योगों तक अब बीजेपी के हो गई। यही हुआ है ना, जिनको हराना था जनता ने उनको हरा दिया। 28 में से 9 लोगों को हराया है भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हुए थे। ऐसा नहीं तो जनता की अदालत जो आप कह रहे हैं जनता की अदालत से ही प्रमाणित है। ये जनता की अदालत से बिल्कुल प्रमाणित है, हम मान रहे हैं। पर सरकार किसकी, सरकार और सरकारी मिशनरियां किसका काम कर रही थी आपको मालूम है पूरी तरीके से। आपने देखा है, आपने अभी देखा है दमोह का चुनाव में भी तो कांग्रेस जीती है। ये जीत लेते ना उस टाइम, वो भी सिंगल चुनाव था, वो तो जीत लेते ही है। तो इन्होंने कहा जीत पाए ये सब चीजें। तो इस तरह से कांग्रेस कमजोर नहीं है, कांग्रेस बहुत मजबूत है। और आगे आने वाले चुनाव में आपको बताएंगे, जो लोकसभा और विधानसभा जो होने वाले हैं बाई इलेक्शन, उनमें भी आपको देखेंगे। तो ये बाई इलेक्शन में नहीं, मेन इलेक्शन पे भी फोकस रखना। मेन इलेक्शन भी है, पूरी तैयारी है। दमोह का एक जो है झुंझुना पकड़ के पूरा होगा नहीं उससे। अभी 23 और 24 में पूरे 230 और 28 विधान लोकसभाओं में आना है आपको। अब दमोह का ऐसा नहीं है कि दमोह के लॉलीपॉप में आप खुश हो जाओ। कई बार दे देती है भारतीय जनता पार्टी ऐसे वॉक ओवर। हालांकि चिंतामणि जी से पूछ लेता हूँ। चिंतामणि जी, भाजपा 200 सीट की झूठ बोलती है, पर कांग्रेस 200 सीट पे आएगी, सत्य बोल कर आएगी, आप देख लेना। जी चिंतामणि जी की भी चिंता हो रही है। देखो आज दोगने जी को मतलब कितना स्नेह आ रहा है आपके ऊपर के आपके साथ भी धोखा हुआ है। फिरोजिया जी को टिकट दे दिया और अभी जो टिकट कटाना भाई, जो ये मंत्रिमंडल का केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों को अप डाउन किया गया है उसकी भी चिंता है। आजकल खासी चिंता कर रही है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की। दोगने जी की बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेरी चिंता की। लेकिन यहाँ व्यक्तिगत होने की आवश्यकता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपना आधार निरंतर खो रही है, जनता का विश्वास निरंतर खो रही है। कांग्रेस के मुझे लगता है कोई नयापन नहीं है। मुझे लगता है दोगने जी ने आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। दुखी तो होंगे आप टिकट कटने से। नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं तो बहुत नीचे से आया हूं और अभी निरंतर प्रवाह है। आज यहाँ कल वहां, राजनीति में जो चलता है वो पहुंचता है। निश्चित रूप से मैं भी चल रहा हूं तो पहुंचूंगा। और हम तो सिद्धांत की राजनीति करते हैं, विचार की राजनीति करते हैं। आज रहे नहीं रहे इससे कोई बहुत फर्क नहीं रहता है। ये जो लड़ाई है ये कांग्रेस की लड़ाई है। आप देखिए कि अपने युवराज को बचाने के लिए दिग्विजय सिंह ने पूरी सरकार दांव पे लगा दी। अपने युवराज को बचाने के लिए सोनिया गांधी पूरी कांग्रेस को दांव पे लगा रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ नहीं होता और हमें इसकी वो भी नहीं है। पर टिकट मिले ना मिले, क्या युवराज को ही दांव पे लगा देते हैं। अब मैं तो ये नहीं कहता हूं, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की खुशफहमी पर मुझे कोई एतराज नहीं है। आप बिल्कुल खुश बने रहिए। और जहां तक मुद्दों की बात इन्होंने की है कि ऐसा क्यों नहीं वैसा क्यों नहीं, अगर कांग्रेस की सरकार होती और कांग्रेस का नेतृत्व होता तो शायद कैजुअलिटी बहुत ज्यादा होती। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आप बताइए सरकार कांग्रेस ने क्या प्रयास किए 70 सालों में? इस आबादी, इतनी जो ह्यूज आबादी हो गई, कांग्रेस ने कौन सा प्रयास किया? कांग्रेस केवल सरकार में बने रहना चाहिए। आबादी के लिए कांग्रेस क्या करती? अभी आपने क्या कर दिया आबादी के लिए? आबादी के लिए आपने क्या किया? जहां नीति बनाए, अब ठीक है सरकार आई तो ये भी करेगी, लेकिन और नहीं, लेकिन 14 के बाद आबादी पे आपने अभी तक बात की नहीं है। क्या कांग्रेस इन मुद्दों पर सपोर्ट करेगी? देखिए जो मुद्दे हैं तो वैचारिक मुद्दे पर बात होना चाहिए। मुझे बताइए कि कांग्रेस सपोर्ट करेगी इस मुद्दे पर? देश में जब इतना विस्फोट हो रहा है आबादी का, तो क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है? आप हवा की बात करोगे, पानी की बात करोगे, दवाई की बात करोगे, नौकरी की बात करोगे, महंगाई की बात करोगे, इसकी बात नहीं करोगे। आप घुसपैठियों पे बात नहीं करते कि 5 करोड़ घुसपैठिए आपके राज्य में कैसे आ गए। आप ये बात नहीं करोगे कि क्यों आपने बंगाल की सीमा खोल दी, क्यों आपने जो है प्रोत्साहन दिया, आपके राज्य में किस तरह रोहिंग्या इतनी बड़ी संख्या में आ गई। इन पे विचार नहीं होगा। रंजन जी से समझ लेता हूं, बात करके बच जाएंगे। ये चर्चा जो है दूसरी दिशा में जा रही। रंजन जी से समझ लेता हूँ। रंजन सर, जिस प्रकार से ये जो मोदी कैबिनेट का 2.0 मूवमेंट है, ये कहीं ना कहीं 2023 में मध्य प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति को ध्यान में रखते हुए 22 में पहले उत्तर प्रदेश, 23 में फिर मध्य प्रदेश, फिर खुद
केंद्रीय चुनाव लोकसभा के। तो ये जो बदलाव है, एक बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव में अब जो नए लोगों को जो जवाबदेही मिली है, मुझे लगता है कि उन्हें काम करने का खासा मौका मिलेगा और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए एक नई हवाई पट्टी मध्य प्रदेश में तैयार होगी। हो सकता है कि वो पॉलिटिकल वो टेक ऑफ लें, वो लैंडिंग करें मध्य प्रदेश की धरती पर, कि शायद जिसकी वो आशा प्रत्याशा में है। नहीं, देखिए, एक आपने बिल्कुल सही कहा, इस मंत्रिमंडल विस्तार में यह विफल हुआ है, उस पर चुनाव की छाप है। एक जम्बो मंत्रिमंडल होना जो कि केंद्र में कभी नहीं होता था। मोदी जी का पिछला कार्यकाल देख लीजिए, अभी तक का कभी जम्बो मंत्रिमंडल नहीं रहा जी। जम्बो मंत्रिमंडल बनाना अपने आप में साबित करता है कि दबाव है, डिलीवर करना है और वो चुनाव को देख के करना है। यूपी से 8 मंत्री हैं, फिर गुजरात से 5 हैं, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक 4 है। अगला यूपी निशाना है। और नवीन जी हम लोग बार बार कहते भी हैं कि अगर आपको दिल्ली देखना है तो उसका गेटवे उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल ठीक बात। जाहिर है कि आपका डबल इंटीग्रेसी रहेगी उत्तर प्रदेश में, एक तो सेंट्रल की सरकार भाजपा की और दूसरा स्टेट का। उस सेंट्रल इंटीग्रेसी को पार पाना है आपको। अभी जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें भाजपा काफी शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो ग्राउंड पल्स जो जनता की पल्स है सामने आ चुकी थी। तो इसलिए आप कहना बिल्कुल सही है आपका कि उसका रिफ्लेक्शन आता है। दूसरा जो आपने पॉइंट कहा, सिंधिया जी की बात कही आपने, एयर इंडिया नवीन जी करीब 8 से 8.5 हजार करोड़ के घाटे में, बिल्कुल ठीक बात, और बहुत ही बुरी हालत में है। बहुत बड़ा चैलेंज है सिंधिया जी के लिए एयर इंडिया को उभारना। उनकी कौशल की परीक्षा होगी, उनके कैलिबर की परीक्षा होगी। उसको मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो नवीन जी, जब भी यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होता है इतने सालों में, तो हर बार जो बात होती है, जो सबसे पहला प्रॉब्लम होती है, जो इंडस्ट्रीज बताते हैं, इन्वेस्टर बताते हैं कि यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। अगर कहीं बाहर से डायरेक्टली भोपाल आना चाहें तो इंदौर तो आ सकते हैं, भोपाल नहीं आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है मध्य प्रदेश का, उसमें एयर कनेक्टिविटी का नहीं होना बहुत बड़ी बाधा है। क्या सिंधिया जी से दूर कर पाएंगे? अगर कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश के ग्रोथ में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। लेकिन ग्रोथ तब होगा नवीन जी जब बिजनेस होगा, इंडस्ट्री होगी, रुपया पैसा होगा, लोग बाहर जाएंगे, बाहर से आएंगे। तो एक सर्किल है जी। तो पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, फिर लोग बाहर से आएंगे। एक बहुत बड़ा चैलेंज सिंधिया जी के लिए है और मध्य प्रदेश के लिए भी। अगर कुछ कर पाते हैं तो मध्य प्रदेश का ग्रोथ बहुत आगे बढ़ जाएगा। सर, एक सवाल और है कि शिवराज जी को वरीयता देके चौथी बार केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया, लेकिन शिवराज के बाद महाराज पर भी भरोसा जताया है। महाराज के जो लोग आए, जो कहते हैं कांग्रेसी खासकर, कि अब तो शिवराज और महाराज की एक्सप्रेस ही चल रही है, तो वो चल रही है। और अब तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तो अब चूंकि उड़ने की तैयारी में हैं, और जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व ने उनके दौरे के बीच में उन्हें बुलाया, मध्य प्रदेश में भी जो उनके साथ लोग आए सभी संतुष्ट दिख रहे हैं, सभी को जगह मिली, सभी का एडजस्टमेंट हुआ। सांगठनिक बदलाव में भी उनके लोगों को कहीं ना कहीं हाथों हाथ लिया गया। तो सिंधिया जी को प्राथमिकता तो भारतीय जनता पार्टी में मिल रही है, और ये निश्चित रूप से सिंधिया जी के लिए एक सुखद संकेत है। इसका मध्य प्रदेश की राजनीति में आगामी क्या प्रभाव रहेगा वो तो अलग विषय है, लेकिन वर्तमान स्थिति में सिंधिया जी की सक्रियता और सिंधिया जी के प्रभाव पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। जी, आपने सही कहा। तो उसके एस्पेक्ट है नवीन जी कि जो शिव सिंधिया एक्सप्रेस की बात है वो तो चलेगा मध्य प्रदेश में, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप ने भाजपा के ये मैसेज दे दिया है कि जो भाजपा की पॉलिटिक्स है स्टेट का, वहां सिंधिया सेंटर में रहेंगे, स्टेट में नहीं रहेंगे। तो एक कंफ्यूजन में था कि सिंधिया क्या करेंगे। शिवराज सिंह चौहान के लिए चुनौती तो नहीं बन जाएंगे, कोई भगदड़ तो फिर दोबारा नहीं मचेगी। पॉसिबिलिटी जो थी बार बार एक उसकी आशंका जाहिर की जा रही थी कि जो उनके लोग हैं, उनके लोग तो फिर से विद्रोह कर सकते हैं, वो खत्म कर दिया, वो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। तो सेंट्रल में सिंधिया है, स्टेट में शिवराज सिंह चौहान है। लेकिन जब स्टेट के विकास की बात होगी तो जाहिर है दोनों को मिलकर विकास करना होगा। साथ में एक और चीज है
नवीन जी, चंबल एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी जा चुकी है और ये कहा जा रहा है अगर वाकई मूर्त रूप लेता है तो ग्वालियर चंबल का विकास बहुत तेजी से होगा। अभी धरातल पे नहीं आ पाया है। अब देखना है कि दोनों शीर्ष इंडिया एक्सप्रेस जो है वो कितना कुछ कर पाता है, क्योंकि ग्वालियर चंबल का विकास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मध्य प्रदेश का। बुंदेलखंड का विकास होना है जो बहुत पिछड़ा एरिया है। अब ये देखना क्या कर पाते हैं। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो शिव ज्योति एक्सप्रेस को पर लग गए हैं और सिंधिया जी की ये उड़ान मध्य प्रदेश में क्या प्रभाव दिखाएगी, क्या नए कीर्तिमान स्थापित करेगी, क्या पॉलिटिकल मूवमेंट एस्टेब्लिश करेगी, ये निश्चित रूप से राजनीतिक पंडितों के लिए कयास लगाना जटिल ही होगा। लेकिन जो एक अनुमान कांग्रेस लगा रही थी कि सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो वाली स्टाइल में लेगी, वो वैसा नहीं है। लगातार सिंधिया जी की प्राथमिकता और वरीयता को ध्यान में रखा जा रहा है और उनके कद को देखते हुए उन्हें कैबिनेट में जिम्मेदारी दी गई है। तो ये प्रभाव भारतीय जनता पार्टी में तो अभी सकारात्मक बदलाव की निशानी रहे हैं। कांग्रेस इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है, क्या कुछ मूवमेंट करती है, वो देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में थे, यहाँ बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।